वेलकम टू द चैनल लेट अस फेस द एग्ज़ाम। आज हम लोग इस 12th क्लास की 100 अंक वाली इंग्लिश का थर्ड पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन की लिखी कविता के एक एक पंक्ति का हम लोग अर्थ समझेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग W.H. ऑडेन जो इसके रचनाकार हैं उनके जीवन कृतित्व के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि W.H. ऑडेन पूरा नाम इनका है वेस्टन ह्यूज ऑडेन। विस्टन ह्यूज या हग ऑडेन जिनको संक्षेप में W.H. ऑडेन भी कहा जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई। Who won the Pulitzer Prize in 1948, जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार 1948 ईस्वी में प्राप्त किया। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाने वाला बहुत ही श्रेष्ठ पुरस्कार है जिसे सोवियत रूस की सरकार जो है देती है। तो पुलित्जर प्राइज़ जो है 1948 में इन्हें मिला फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। उनकी रचना जो है द एज ऑफ एंग्जाइटी, इस संग्रह के लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। एक तरह से ये बहुमुखी, वर्सटाइल का मतलब बहुमुखी, एंड इंटेलेक्चुअली और साहित्यिक रूप से कहा जाए बौद्धिक रूप से ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इंटेलेक्चुअल विगरस पोएट, बौद्धिक कवि थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, एक साथ ही ये साहित्यवेत्ता थे। ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, समालोचक थे, क्रिटिक का मतलब समालोचक, ट्रांसलेटर एक तरह से अनुवादक भी थे, एंड एडिटर और एक संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। उनके लिए कविता जो थी वह एक शिद्दत की चीज़ थी, एक सीरियस गेम था। एक तरह से कहा जाए तो वे गंभीरतापूर्वक कविताओं को लेते थे। which should deepen people's self-awareness, which should deepen people's self-awareness, but it should in no case directly affect men's political और religious choices। कविता जो है एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए एक सीरियस गेम था। which should deepen people's self awareness, अर्थात एक तरह से लोगों का, आम लोगों का खुद की जागरूकता को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम थे। बट इट शुड इन नो केस, लेकिन ऐसा उनके मुताबिक होना चाहिए। किसी किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं भी होता है। डायरेक्टली इफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, कभी कभी यह व्यक्ति की राजनीतिक और धार्मिक इच्छाओं पर भी आधारित कविता हो जाती है। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स। उनकी प्रारंभिक दौर की जो कविताएं थी एग्जिबिट प्रदर्शित करती हैं हिज इंटरेस्ट, उनकी अभिरुचि को, इन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी एक तरह से राजनीतिक गतिविधियों में अभिरुचि को दर्शाती है उनकी शुरुआती दौर की कविता, एंड आइडियाज़ और उनके विचार। बट हिज लैटर पोएम्स, लेकिन उनकी बाद वाली जो कविताएं हैं आर क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। एक तरह से बाद वाली जो कविताएं थी वह एक ईसाई, क्रिश्चियन ईसाई एंड मोर पर्सनल इन टोन, एक तरह से व्यक्तिवादी स्वर लिए हुए उनकी कविताएं हो गए, अर्थात खुद के चिंतन के आसपास उनकी कविताएं गढ़ी जाने लगी। एज ए टेक्नीशियन, एक तकनीकी व्यक्ति के रूप में, ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, यानी एक तरह से कहा जाए एक तकनीक कविता लिखने की जो शैली है उस शैली के रूप में ऑडेन एक्सप्लोर्ड, ऑडेन ने दुनिया के सामने रखा ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स, माने बहुत अलग अलग तरीके से
उन्होंने स्टेंजा को फॉर्म किया। उनकी पद्यात्मक जो शैली थी, लिखने की जो शैली थी, वो अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग उसकी मीटर्स के रूप में, वो अलग अलग एक तरह से कहा जाए तो मतलब शब्दों का जो बनावट है, शब्दों की जो कसावट है, तो अलग अलग अलंकार, अलग अलग छंद, अलग अलग रूपक के तौर पर उन्होंने मतलब दुनिया के सामने कविताओं को रखा। ही हैड ए पैसन फॉर वर्ड coining and using archaic words. He had a passion for word coining and using archaic, यानी एक तरह से मैंने पुराने मैंने इंग्लिश के शब्दों का यूज करना, एक तरह से उपयोग करना उनके लिए एक तरह से काफ़ी बहुमूल्य उनके जीवन का काम रहा। विच मैक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके कारण उनके समय कि लोग जो थे उनकी कविताओं का आशय समझ नहीं पा रहे थे, उनके आशय को समझने में काफ़ी कठिनाई होती थी। अर्थात उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वे शब्द प्रचलन में उस समय नहीं थे, पुराने शब्द थे, पुराने इंग्लिश ग्रामर के शब्द थे, तो उन शब्दों का सहारा लिया और इसीलिए उनकी कविताएं जो है उस समय में क्लिष्ट हो गईं। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, यानी 1939 के आसपास उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि अमेरिका में बस जाएं, यूएसए में बसें, इसके लिए लगभग 1939 ईस्वी के आसपास उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज। ऑडेन की जो रचनाएं हैं वो दो भागों में देखी जा सकती हैं। एक पार्ट पर प्रभाव रहा ब्रिटिश, यानी इंग्लैंड में जब तक वो रहे तब तक ब्रिटिश इंग्लिश का प्रभाव रहा, ब्रिटिश मतलब इन्वायरमेंट का प्रभाव रहा। और दूसरा फेज़ था अमेरिकन फेज़। जब वो अमेरिका में बस गए तो अमेरिका में बसने के बाद उनकी कविताओं पर अमेरिकी कविताओं का प्रभाव रहा, अमेरिकी जो घटनाक्रम रहा या उस समय की जो परिस्थिति अमेरिका की रही या उस समय का जो जनजीवन अमेरिका का रहा, तो एक तरह से कहा जाए तो दो फेज में उनकी कविताएं थी, एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओरेटर्स, यानी मतलब जो मुख्य रूप से जो कृति उनकी थी, जो रचना उनकी थी, वह इंग्लिश फेज में थी। उनके नाम कुछ हैं। द ओरेटर्स थे द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सभी जो रचनाएं थी वो इंग्लिश फेज की मानी जाती थी। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, एक तरह से अमेरिकी जो फेज था उसमें जो कुछ रचनाएं सामने आई उसमें प्रमुख थे द न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिसके लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, द शील्ड ऑफ एचलीज, द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वर्तमान जो गीत है जिस रचना का नाम है कि पत्तियां बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है, अवसाद है, चिंता है, पीड़ा है, दुख है, गम है, तो यह तनाव है या एक तरह से क्या करें क्या न करें की जो भावना है, उस भावना को दर्शाती हुई यह कविता है। द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, आकांक्षाएं जिन्हें पूरी नहीं की जा सकती हैं या पूरी नहीं की जाती हैं, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और एकांतपन की जो भावना है, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसके कारण हर कोई व्यक्ति जो है वो जीता है और मरता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती हैं या जिनकी पूर्ति संभव नहीं होती हैं, क्योंकि आदमी इच्छाओं का गुलाम होता है और जब उसकी एक इच्छा पूरी होती है दूसरी पनप जाती है, फिर दूसरी पूरी होती है तीसरी पनप जाती है, तो इच्छाएं अनंत होती हैं और हर इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है। तो इस कारण जब एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है उसके मन में निराशा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है
और निराशा और फ्रस्ट्रेशन में एक तरह से लोग एकांतवास करते हैं, लोग एकांत हो जाते हैं और एकांत पसंद करते हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण उन्हें अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है। तो अभी का जो दौर चल रहा है वो अवसाद और डिप्रेशन का दौर चल रहा है, जिसमें व्यक्ति भाग दौड़ की ज़िंदगी जीता है और सोचता है कि एक दिन उसको सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो काफ़ी पीड़ा या गम में चला जाता है। तो वैसी स्थिति में उसकी जो सोच है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो किस प्रकार अभिव्यक्त होती हैं, तो वो जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाने की कोशिश की है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें प्रकृति का सहारा लिया है उदाहरण देने के लिए। तो मेटाफर है, एक तरह रूपक अलंकार है, जिसमें एक के रूप, एक के गुण की तुलना दूसरे और के रूप और दूसरे के गुण के साथ की जाती है। तो प्रकृतिवादी कविता भी है, जिसमें व्यक्ति की चिंता, व्यक्ति का तनाव को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पत्तियाँ जो होती हैं, झरने का उनका स्वभाव होता है, पतझड़ में सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो कवि ने प्रतीकात्मक तौर पर कहा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियाँ बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, अर्थात आदमी का जो जीवन है वो नश्वर है और बहुत फास्ट एक तरह से बीत रहा है उसका समय। तो जिस तरह से पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां गिरने लगती हैं, व्यक्ति का जो जीवन है वो भी क्षणभंगुर है और एक न एक दिन वो पत्तियां जिस तरह से झड़ती हैं उसका जीवन भी समाप्त होता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, गिर रही हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यहाँ पर नर्सेस फ्लावर्स एक फ्लावर जो है वो उसका नाम भी है। नर्सेस फ्लावर, नर्स फ्लावर जो है एक तरह प्रॉपर नाउन भी है, एक खास फूल का नाम भी है। और यहाँ पर नर्सेस फ्लावर इस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है कि जब बड़े पेड़, बड़े जो पेड़ होते हैं तो उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे पनप जाते हैं, फूलों के पौधे, तो उनको भी हम कह सकते हैं नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, वे अब नहीं टिक पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि नर्स जो फूल का पौधा है वो उनके पत्ते भी झड़ रहे हैं, बड़े पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके निकट पनपने वाले छोटे छोटे फूलों के जो पौधे हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जिस समाज में जो है बड़े बड़े लोग जो है जब तनाव, चिंता, डिप्रेशन में आ रहे हैं तो वहाँ पर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं या छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं जो बड़े लोगों के आश्रय में जीते हैं, वे निश्चित रूप से नहीं टिक पाएंगे। जब बड़े लोग नहीं टिक पा रहे हैं तो इनका टिकना भी बड़ी मुश्किल है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, चूँकि क्या है कि उन फूलों के जो छोटे छोटे फूलों के जो पौधे हैं उनके बीज जो हैं वे पहले ही कब्र में जा चुके हैं, अर्थात बीज चूँकि नीचे हैं और वो जो है मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनके पांव कब्र में पहले ही जा चुके हैं, तो वे पौधे नहीं टिक पाएंगे। जबकि बड़े पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, बड़े पेड़ों के पत्ते के झड़ने के बाद पतझड़ का जो समय आने वाला है, जिसके कारण पेड़ों का जीवन जो है संकट में है और उसके सहारे छोटे छोटे पौधों का भी जीवन संकट में। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, प्रैम्स कहते हैं 4 चक्कों वाली जो गाड़ी होती है उसको प्रैम्स कहते हैं, जिसमें जो लकड़ी की गाड़ी बनाई जाती है जिसे लुढ़काया जाता है। द एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और प्रैम्स जो है वो लकड़ी के 4 चक्के वाली जो गाड़ी है लुढ़कते हुए चली जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रेम्स भी एक तरह से मेटाफर ही है, जिसका 4 चक्के का मतलब है हमारे जीवन की 4 अवस्थाओं को लिया गया है कि बचपन की अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। आदमी का जो जीवन है इन चारों अवस्थाओं से होकर गुजरता है और जिस तरह से चारों अवस्थाओं में व्यक्ति लुढ़कते हुए मतलब अंतिम मृत्यु तक जाता है,
तो कवि का आशय यहाँ पर है कि 4 अवस्थाओं से गुजरने वाली जिंदगी भी लुढ़क रही है, मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से लकड़ी की गाड़ी में, मतलब लकड़ी की गाड़ी को लुढ़काया जाता है, तो व्यक्ति का जो जीवन है वह भी एक तरह से लुढ़कते हुए, ठिठकते हुए बढ़ रहा है। व्हिस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। व्हिस्परिंग नेवर्स भी एक तरह से मेटाफर ही यहाँ पर है। व्हिस्पर का मतलब होता है बहुत कम जोर से बोलना, बहुत कम जोर से बात करना, और नेवर्स का मतलब पड़ोसी। माने एक तरह से कहा जाए कि ऐसे पड़ोसी जो हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं और हमारी शिकायत वो बहुत गुपचुप तरीके से करते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका भावार्थ है कि व्हिस्परिंग नेवर्स का एक दूसरा अर्थ भी है प्रतीकात्मक तौर पर से, कि जो मृत्यु के देवता हैं, जिन्हें यम कहा जाता है, सांकेतिक रूप से ये मृत्यु के देवता। और हर धर्म में एक सी कल्पना की जाती है कि जब कोई मरता है तो उसे लेने के लिए यमराज आते हैं। तो मृत्यु के देवता लेफ्ट एंड राइट वो हमारे बाएं और दाएं हैं, अर्थात हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कब किसकी घड़ी आ जाए, कब कौन मर जाएगा, कब कौन यहाँ से विदा ले लेगा, कब किसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो अनिश्चित है। कि कितना मैंने एक एक क्षण यदि हम जी रहे हैं तो ये समझिए कि ये ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी कृपा है कि हमारी सांस एक एक सेकंड उन्होंने गिफ्ट किया है। नहीं तो मृत्यु के देवता हर समय तैयार बैठे हुए हैं। लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ये जो है मतलब प्लक अस यानी हमें ये रोकते हैं, हमें ये बिछड़ाते हैं रियल डिलाइट यानी हमारी जो वास्तविक खुशी है। क्योंकि हम कभी भी मृत्यु को अपने आप से ओझल नहीं होने देते हैं, हमेशा मृत्यु दिखाई पड़ती है और हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो बच्चे जो है इसलिए निश्चल होते हैं कि बच्चे की जो निश्चलता है वही इनके जीवन का आनंद है। ज्यों ज्यों व्यक्ति बड़ा होता है उसकी समझदारी ज्यों ज्यों बढ़ती है, वो इस जीवन के हर चीज़ को समझता है और उसकी खुशी जाती रहती है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी समय निश्चित है। तो जिसके अंदर निश्चलता है, जो किसी भी चीज़ को मतलब एक तरह से जीवन को या अनिश्चितता के तौर पर वो नहीं देखता है, वही जीवन की वास्तविक खुशी ले पाता है। नहीं तो जो जीवन को जान रहा है कि इसकी निश्चित रूप से एक दिन मौत होगी, तो हमारी वास्तविक खुशी चली जाती है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और हमारे जो हाथ हैं, जो आज हाथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारे हाथ जो है फ्रीज हो जाएंगे, एक तरह से जम जाएंगे और ये इनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, इनकी क्रियाशीलता ख़त्म हो जाएगी। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और एक दिन जो ये हाथ हैं, दोनों हाथ, ये अलग अलग घुटनों पर जाकर के जम जाएंगे और एक तरह से लोनली, बिल्कुल एकांत में ये जो है हमारे घुटनों पर ये हाथ जाकर के जम जाएंगे और उसके बाद ये इधर उधर नहीं हो पाएंगे। आदमी जब मर जाता है तो कभी की कल्पना होती है कि उसके जो हाथ होते हैं वे फ्रीज हो जाते हैं, घुटने पर चले जाते हैं और उसके बाद उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो कभी कहा से यह है कि ये हाथ जो है हमारे आज एक्टिव हैं, तो इन एक्टिव हाथों से हम बेहतर से बेहतर काम कर लें, क्योंकि आने वाला समय कोई नहीं जानता कि ये हाथ फ्रीज होने वाले हैं और एकांत में घुटनों पर अलग अलग ये जो है जमने वाले हैं। तो जब तक हमारी जान है, हम अच्छा काम करें। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो इन आवर ट्रैक। यानी बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमसे पहले मर चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। वुडन का मतलब है कि ताबूत जिसमें लाशें रखी जाती हैं। तो फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक यानी लाशों को रखे जाने वाले जो ताबूत हैं वो इन आवर ट्रैक हमारे रास्ते में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। आर्म्स रेज्ड स्टीफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यानी जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके प्रति कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से लोग प्रेम दिखाते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं और अपने हाथ को ऊंचा उठाते हैं, हाथ को खड़ी करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका जयगान करते हैं।
जयघोष करते हैं, लेकिन यह एक तरह से झूठा होता है और उसके प्रति जो कृतज्ञता और प्रेम की जो भावना होती है एक तरह से एक झूठी भावना होती है। लेकिन इस झूठी भावना को भी लोग जो है मतलब देते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, trolls run a scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come. Starving का मतलब भूखों मरना, through the leafless wood यानी पेड़ों की पत्तियां अब झड़ गई हैं, पर्ण रहित हो गई हैं, पत्ती रहित पत्ती विहीन हो गई हैं, मतलब लकड़ियां पत्ती विहीन हो गई हैं। और ये जो पेड़ हैं अब चूंकि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं तो पत्तियां ही नहीं हैं, तो वो जो पेड़ है वो एक तरह से भूखों मरने की स्थिति में है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स उसी तरह से अभी जो जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से भूखमरी है, जिस तरह से लोगों में मतलब छीना झपटी की जो भावना है, एक दूसरे के संपत्ति एक दूसरे के अधिकार को छीनने की जो भावना है, जिसके कारण लोग भूखे मर रहे हैं। ट्रॉल्स जो होता है एक तरह से स्कैंडिनेवियाई जो है मतलब मिथक है, उसके जो मतलब जो होते हैं दैत्य होते हैं उनको ट्रॉल्स कहते हैं। तो ट्रॉल्स यहाँ पर है कि एक आदमी भी दैत्य के रूप में, एक राक्षस के रूप में अमानवीय कार्य कर रहा है और बहुत सारे लोग दूसरे के हिस्से की चीज़ों को झड़प करके ले रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी दैत्य जो हैं वो अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं और डांटते हुए धमकी देते हुए, स्कॉल्ड का मतलब डांटना धमकी देना, स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए किसी को डांट रहे हैं। यहाँ पर एक सुविधाभोगी व्यक्ति को भी ट्रॉल्स कह सकते हैं, जो दैत्य के रूप में है, जो हर सुविधा को दूसरे से छीन लेना चाहता है, झपट लेना चाहता है, दूसरे के अधिकार को भी ले लेना चाहता है। तो उसमें है कि वैसे लोग जो दैत्य के रूप में हैं, जो एक दूसरे व्यक्ति के अधिकार को छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, उसको डांट फटकार करके भोजन छीन रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, तो यहाँ जो है नाइटिंगेल भी एक प्रतीक है और मेटाफर के रूप में है कि हर चीज इस कविता में हर प्रकृति की हर चीज़ को एक तरह से प्रतीक के रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है आदमी की ज़िंदगी को चित्रित करने के लिए। यहाँ पर नाइटिंगेल का चित्रण है, तो नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल, अर्थात एक ऐसी पक्षी जो बहुत ही मधुर गाती है, बहुत कोमल है और सर्वप्रिय है, सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। उसे इस तरह के अत्याचार अन्याय पर कम से कम गीत गाना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन वह भी डम्ब है, मूक हो गया है। अर्थात यहाँ नाइटिंगेल का मतलब समाज के ऐसे लोग जो भद्र पुरुष कहे जाते हैं, सब लोग कहे जाते हैं, इज्जतदार लोग कहे जाते हैं, रसूखदार लोग कहे जाते हैं, जिनका प्रभाव है, जिनकी बातों को लोग मान सकते हैं, ऐसे लोग जो दूसरे के अधिकार की छीना झपटी करते हैं, अपनी सुविधा के लिए दूसरे को कत्ल कर देते हैं, दूसरे को मारते पीटते हैं। तो अगर वो कम से कम समाज को अवेयर करते, जागरूक करते, या समाज में मतलब उन अन्याय के खिलाफ वो खड़े होते, उनके गीत अगर मतलब गाए जाते तो समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता था। लेकिन वैसी स्थिति में बुलबुल भी यहाँ चुप हो गई है। तो समाज के ऐसे लोग जो इज्जतदार जिन्हें कहते हैं, जिन्हें भद्र कहते हैं, जिन्हें अच्छे कहते हैं, तो वैसे लोग भी अन्याय को देख करके चुप हो जाते हैं, वो तटस्थ हो जाते हैं। कवि का कहना है कि समाज में जो अत्याचार या अन्याय बढ़ता है उसका दोषी मतलब बहुत हद तक ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो विरोध नहीं करते हैं, वो ऐन मौके पर आकर के चुप हो जाते हैं और अपने बदनामी के चलते तथा कथित थोड़ी सी मतलब लोकप्रियता जाने के चलते वो चुप हो जाते हैं कि मैं बोलूँगा तो मेरी लोकप्रियता घट जाएगी। लेकिन समाज में इसी तरह से अत्याचार पनपता है और फैलता भी। तो अगर ऐसी स्थिति समाज में आती है कि अच्छे लोग भी इनका विरोध करने के लिए खड़े नहीं होते हैं, तब क्या होगा, तो एंड द एंजल विल नॉट कम, अब जो है कोई देवदूत आदमी को बचाने नहीं आएगा, देवता कोई नहीं आएंगे, अवतार कोई नहीं आएंगे। तो अब ऐसा कहा जाता है कि अब जो दौर आ रहा है उस दौर में सदियों पहले हमारे
मतलब समाज में ऐसा माना जाता था कि जब कभी भी अत्याचार और अन्याय होता है, कोई न कोई देवदूत अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, और वही जो है पीड़ित मानवता का कल्याण करते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो इस तरह के जो अन्याय हैं जिसमें व्यक्ति खुद ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो समाज के हर वर्ग यानी जो इज्जतदार लोग हैं वो भी चुप रह जाएंगे, तब कोई भी मतलब बचाने नहीं आएगा, कोई भी देवदूत, कोई भी अवतार अब बचाने नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड whose white waterfall could bless travelers in their last distress। अब अंतिम पंक्ति को हम इस रूप में ले सकते हैं कि अंतिम पंक्ति में कवि कुछ सकारात्मक होने का प्रयास करते हैं, सकारात्मक व्यक्ति को करने की कोशिश करते हैं, और यह भी कहते हैं कि सकारात्मक हो सकता है लेकिन वहाँ तक हमारा धैर्य टिक जाए तो। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड यानी ठंडी ठंडी हवा, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड आगे, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड यानी पर्वतों का जो उत्कृष्ट चोटी है, उन्नत चोटी है, प्यारी चोटी है, यानी हरे भरे जो माने हरी भरी जो वादियाँ हैं, चोटी हैं, तो वो आगे हैं। ये थोड़ा सा असंभव जीवन का जो मतलब एक तरह से आनंद है वो थोड़ा सा कठिन है, असंभव है, लेकिन कोल्ड वो ठंडे और मतलब पर्वतों की प्यारी शिखर जो है वो आगे खड़ी है। हुज वाइट वाटरफुल कुड ब्लेस जिसकी मतलब वाटरफॉल मतलब एक तरह झरना, और वाइट माने उजला, उजले उजले जल का जो झरना है वह जीवन को वरदान दे सकता है। अर्थात उन झरनों से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, अर्थात हमारा जीवन जो एक तरह से मुरझा रहा है, उन झरनों के ताजे ठंडे जल से उन मुरझाए हुए जीवन को हरा भरा कर सकते हैं, वो हमें वरदान दे सकता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो ट्रैवलर्स का मतलब है आदमी, जो आदमी संघर्ष कर रहा है, जो आदमी आगे बढ़ने की कोशिश में है, तो हर व्यक्ति जो है एक ट्रैवलर्स है। हर व्यक्ति चूँकि यात्रा पर है, तो वो जो है इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस यानी अंतिम वो दुख के पायदान पर है, अर्थात उसका दुख खत्म होने वाला है, और लेकिन आगे जो है वो सुखद क्षण आ सकता है। पर्वत की वादियाँ आगे खड़ी हैं, लवली हेड माउंटेन्स लवली हेड यानी पर्वतों के ऊंचे जो सुंदर शिखर हैं वो आगे खड़े हैं, और सुंदर मधुर जल का झरना भी आगे खड़ा है। वो हमें एक तरह से सकारात्मकता कभी भरने की कोशिश करते हैं कि धैर्य रखिए, आगे आपकी जीत खड़ी है। आपके अंतिम जो दुख हैं, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस के समय ही व्यक्ति जो है धैर्य खोने लगता है। तो धैर्य जब व्यक्ति की जीत सामने खड़ी होती है तभी उसका धैर्य जवाब देने लगता है, लेकिन उस समय यदि व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समय से काम अगर करे तो उसका जो है जीवन में जीत सुनिश्चित है, वो जो है आगे उसकी जीत खड़ी है। तो इस तरह से इस कविता में कवि जो है एक तरह से व्यक्ति के जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों को भी गिनाते हैं, और किस तरह से पेड़ों की पत्तियाँ झड़ रही हैं, व्यक्ति का जीवन बहुत तेज़ी से लास्ट हो रहा है, लेकिन उन सारी कठिनाइयों के बीच भी, उन सारे स्थितियों के बीच भी, जबकि जीवन में मौत सुनिश्चित है, मौत आता ही है, हर व्यक्ति के जीवन में मौत आता है, और हर व्यक्ति उस जीवन को जीता है। उसकी कल्पना है कि एक न एक दिन उसके हाथ जम जाएंगे और उसके हाथ जो है वो उसके घुटनों पर आकर के फ्रीज हो जाएंगे, और उसके मौत जो है दाएं बाएं खड़े हैं। उसके बाद भी कि जीवन तो अनिश्चितता है, लेकिन उस जीवन में भी कुछ न कुछ उन्होंने कहा है कि एक तरह से जो मौत है, उस मौत के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्ति को झूठा प्रेम दिखाने के लिए हाथ खड़ा करते हैं। उसके बाद है कि मतलब पेड़ों की जो पत्तियां हैं झड़ रही हैं, और पेड़ों की पत्तियों के बगैर मतलब एक तरह से पेड़ जो है भूखे मरने की स्थिति में है, और समाज के जो इज्जतदार लोग हैं तमाम तरह के अन्याय अत्याचार पर भी चुप रहते हैं, लेकिन उन्हें चुप रहना नहीं चाहिए, क्योंकि
वही इस समाज के लिए एंजल हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं तो दूसरा कोई एंजल, दूसरा कोई देवदूत नहीं आएगा समाज को बचाने के लिए। और इसके बाद फिर कहते हैं कवि कि आगे सामने जो है एक कोल्ड और इम्पॉसिबल मतलब पहाड़ जो है खड़ी है, मतलब इम्पॉसिबल असंभव जो हमारा लक्ष्य वो खड़ा है। तो माउंटेन और लवली माउंटेन का जो शीर्ष है वो खड़ा है, और उसके जो वाटरफॉल हैं, झरना हैं, उसके मधुर सुंदर जल हमारे जीवन का को आशीर्वाद दे सकते हैं। हम हमारे जो जीवन की जो यात्रा है उसकी अंतिम जो दुख है वो है, तो हम इसको किनारा कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कवि की जो भावना है बहुत ही मतलब एक तरह से एक तरफ उन्होंने डिस्ट्रेस को व्यक्त किया है, मौत को भी व्यक्त किया है, और दूसरी तरफ से उन्होंने इशारा भी किया है कि जीवन का जो संघर्ष है उस संघर्ष में नाइटिंगेल को मौन नहीं होना चाहिए, उन्हें आगे खड़ा होना चाहिए, तब हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। आप सभी को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट्स करना है तो कमेंट्स बॉक्स में कृपया लिखें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग चौथी कविता के बारे में पढ़ेंगे।